अगर आप भी बायोलॉजी में 70 on 70 स्कोर करना चाहते हैं इन योर सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 2024, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले ये वीडियो जरूर देख लें एंड सारे फ्रेंड्स में भी सर्कुलेट कर दें, बिकॉज आज हम जानने चाह रहे हैं वो A to Z सारी चीजें जिसकी हेल्प से हमारे बोर्ड्स में 70 on 70 स्कोर आने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि हमारा सिलेबस प्लान क्या है। देखो यार, होता क्या है ना कि कई बार मैंने देखा है बच्चों को सिलेबस के अंदर मार्क्स बाइफर्केशन हमें सीबीएसई खुद रिलीज करके देता है एंड हम उस पर ध्यान ही नहीं देते, और ये होती है सबसे बड़ी मिस्टेक। फिर हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है, कौन सी यूनिट पे कम फोकस करना है। तो आपकी 2023-24 के अंदर बेटा हमारे पास में है बायोलॉजी में 5 यूनिट्स, एंड अगर आप मार्क्स का बाइफर्केशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा यूनिट इंपॉर्टेंट जो हमारे सामने है वो है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जिसमें कि टोटल 20 मार्क्स हमारे आने वाले हैं पेपर में। 70 में से 20 मार्क्स बेटा ये यूनिट आपको दे देगी। इसके बाद में सेकंड हाईएस्ट वेटेज बेटा आता है हमारे पास में रिप्रोडक्शन यूनिट का। रिप्रोडक्शन यूनिट में 16 मार्क्स आपके निकल रहे हैं। देन बेटा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर अलॉन्ग विद दैट बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों 12-12 मार्क्स के वेटेज पे है। एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बेटा हमारे सामने 10 मार्क्स के वेटेज पे है। तो हम अपने मन से ये बात समझ सकते हैं कि हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनने के चांसेस जो हैं वो रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन या फिर इन दोनों यूनिट्स में से बन सकता है। ठीक है, वैसे हम हमारे मन से प्रिडिक्ट ना ही करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट हमारे सामने इस साल ऑथेंटिक रिलीज नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में सैंपल पेपर आया है। तो वी कैनॉट जस्ट जज ऑन एनी बेसिस कि हमारे पास कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। बेहतर ये होगा कि आप सभी चैप्टर्स के 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए केस बेस्ड सभी चैप्टर्स के थोड़े बहुत सॉल्व करके जाएं, 3 मार्क्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सभी चैप्टर्स के सॉल्व करके जाएं, 2 मार्क्स के और ऑब्जेक्टिव्स भी जितने पॉसिबल हो उतने सॉल्व करके जाएं। ठीक है, वैसे हम ये डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो एग्जामिनेशन ऑलरेडी चालू हो गई, बीच में जो गैप मिल रहे हैं उसी गैप में अगर हम पढ़ाई करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो क्या सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो बच्चा लोग, आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जामिनेशन, काफी सारे बच्चों के पास 12th में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट होता है, वो एग्जामिनेशन आपका है 12 मार्च को। एंड बेटा उसके बाद में आपके बायोलॉजी का पेपर जो है वो है 19 मार्च को, यानी कि आपको बीच में मिल रहा है काफी लंबा गैप। एंड इस काफी लंबे गैप में अगर आप ये सोच रहे हैं मैम बायो की अभी तक ठीक से बोर्ड्स के लिए तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है, क्या ये 6 दिन में हमारे पास फुल सिलेबस ठीक से कवर अप होने के चांसेस बनते हैं? देन आई विल बी सेइंग यस, डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगी। तो बेटा यहां पर आप गैप देख रहे हैं, काफी बड़ा गैप है। मैंने ना आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज किस दिन क्या आपको करना है कवर अप कंप्लीट, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानर बना दिया। तुम अपने आप को ये टारगेट दे देना और इस टारगेट के हिसाब से तुम अपने चैप्टर्स कंप्लीट करना। जैसे ही तुम फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम देके 12 मार्च को अपने घर पहुंचोगे, बेटा हमारे पास बहुत बड़ा मार्जिन नहीं बचता है। कई बार हम टायर्ड हो जाते हैं, हम थोड़ा सोचते हैं कि पेपर के बाद रेस्ट ले लें, एक नैप ले लें एंड शाम में फिर से पढ़ना चालू करें। तब आप अपने सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, पूरा आप देख लीजिए आप कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है। फिर रिविजन जब आप चालू करेंगे तो आप 12 मार्च के दिन माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर कंप्लीट कर देना। उसका रीजन ये है कि ये चैप्टर बहुत बहुत इजी चैप्टर है, बहुत एनर्जी नहीं लगती और थोड़ा हम फ्री भी हो जाएंगे कि भाई ठीक है ये इजी सा चैप्टर हमने 12 तारीख को खत्म कर दिया फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के तुरंत बाद। फिर बात आती है बेटा 13 से, जो कि एग्जैक्टली आपके पास में गैप है। 13th, 14th, 15th, 16th, 17th और 18th देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दिन का हमें गैप मिला हुआ है। 13th मार्च को बेटा आप रिप्रोडक्शन का पूरा यूनिट कवर अप कर लेंगे, यानी कि आपके पास जो 3 चैप्टर्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तीनों आप इस दिन कवर अप करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा 14th के दिन आप जेनेटिक्स वाले पोर्शन का रिविजन करने वाले हैं, जिसमें कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, दोनों चैप्टर्स आपके रिवाइज 14th मार्च के दिन हो जाने चाहिए। ठीक है, एवोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बेटा ये 2 चैप्टर्स जो हैं आपके 15th मार्च के दिन कवर अप हो जाने चाहिए। 16th मार्च के दिन बायोटेक्नोलॉजी पूरा आपका यूनिट कंप्लीट हो जाना चाहिए। 17th मार्च के दिन बेटा इकोलॉजी का पूरा यूनिट आपका कवर अप हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम ये रिवाइज तो हमने मान लीजिए कि 6-7 घंटे में ही कर लिया, फिर बाकी के बचे हुए गैप में क्या करना है दिन भर?
बेटा उस बचे हुए गैप में आप जितना पॉसिबल है इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस देखेंगे और उनके क्या आंसर्स लिखे हुए हैं ये आप चेक करेंगे। आपको उससे पता पड़ेगा कि किस प्रकार का आंसर हमें लिखना है। अलॉन्ग विद दैट सेम डे जो भी यूनिट देके रखी हुई है, मान लीजिए 13th को मैंने रिप्रोडक्शन होल यूनिट आपको बोला है कि आप कवर अप करेंगे, तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से सारे डायग्राम्स जो हैं इस यूनिट के उसकी प्रैक्टिस भी आप उसी दिन कर लेंगे, बिकॉज इन बायोलॉजी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस तो बहुत स्ट्रांग रहते हैं। एंड अगर पूछा भी नहीं है तो कई बार एग्जामिनर ऑब्वियस समझता है कि आप डायग्राम बना के आएंगे, ठीक है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस डायग्राम्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स, ठीक है बेटा। 18th का हमने पूरा दिन होल रिवीजन डे रखा है, जिसमें कि आप लोग पूरा मैराथन के फॉर्म में अपना सारा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं 18 तारीख के दिन। तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट टॉपिक बाइफर्केशन मैंने कर दिया। अब बात आती है बेटा कि हमारे पास सेक्शंस कितने आते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास बायो के पेपर में 5 सेक्शंस आते हैं। सेक्शन ए में 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव एंड असर्शन रीजन बेस्ड टोटल मिलाकर 16 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास में आता है बेटा 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले। सेक्शन सी में बेटा हमारे पास में आते हैं 7 क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले। टोटल 21 मार्क्स मिलते हैं यहां से। सेक्शन डी में हमारे पास केस बेस्ड स्टडी आती है, 4 मार्क्स ईच होती है और 2 केस बेस्ड आती है। एंड सेक्शन ई में हमारे पास में आते हैं 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इंटरनल चॉइस इज देयर, पर बेटा आपको 33 के 33 क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं, ठीक है, यानी कि आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। और कितनी मिलेगी बेटा, पेपर मान लीजिए 100% है तो 33% क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी। ऐसा हमारे सीबीएसई के ब्राउचर में ही देखे रखा हुआ है, जो हमारे सीबीएसई एकेडमिक्स ने रिलीज किया था। 33% इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी कि मान लो कि 5 मार्क्स के हमारे पास में 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि वो तीनों क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे सकते हैं वो और वाला, पर आप और पे बहुत रिलाय नहीं करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। बात आती है कि भाई टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। मैम सबसे बड़ा चैलेंज ये कि बायो पूरा थ्योरेटिकल, सोचना, लिखना, डायग्राम बनाना, ये सब चीजों में बहुत टाइम लग जाता है। तो हमारा मार्क्स बाइफर्केशन आप बता चुके हो, अब हमें बता दो किस समय पे, कितने समय में हमें कौन से क्वेश्चंस कवर अप करने, यानी कि सेक्शन कवरेज कैसा होना चाहिए। तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका पेपर छूटेगा नहीं, आप एक माइंडसेट के साथ में एग्जाम देने जाएंगे कि भाई मेरे को इतने समय में ये क्वेश्चंस कवर अप करने हैं। तो देखिए पेपर सबसे पहले जैसे आपके हाथ में आता है, आप 5 मिनट में पूरे पेपर को एक बार देख लो पलटा के कि भाई मेरे पास जो पेपर आया वो कैसा क्या है, ठीक है। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कई बार कि अच्छा हमने ये पेपर जो है पूरा ठीक से जो है हमें आता है, ठीक है। कई बार बच्चों को ये होता है यार कि ये क्वेश्चन तो मेरे से नहीं बनेगा, तो चलो इसके लिए मेरे को टाइम भी निकालना पड़ सकता है, या फिर इसमें डायग्राम पूछा गया है तो मैं बाकी पेपर ऐसे ऐसे मैनेज कर लूं, ठीक है। सेक्शन ए बेटा हमारे पास ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें बहुत टाइम लगना नहीं है। आप जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे 4 ऑप्शंस, आपको आंसर समझ में आ जाएगा, आप तुरंत आंसर मार्क करेंगे। इसमें 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगनी चाहिए, ठीक है। देन सेक्शन डी बेटा हमारे पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो है 5 क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं बेटा। 15 मिनट में आपका सेक्शन भी खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज 2-3 लाइन में आपको वो आंसर्स लिखने होते हैं जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। मैक्सिमली 4 लाइन या फिर 5 लाइन, ठीक है, उससे ज्यादा आप नहीं जाएंगे। तो 15 मिनट में आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाने चाहिए। देन सेक्शन सी में बेटा हमारे पास में आते हैं 7 क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स वाले। यहां पर एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आपको जहां पर डायग्राम बनाने की जरूरत है आप डायग्राम भी बनाएंगे और आप आंसर भी लिखेंगे कम से कम 5-6-7 लाइन के अंदर। तो यहां पर टाइम बहुत जाता है, एंड इसीलिए मैंने आपको कहा है यहाँ पे 45 मिनट से 1 आवर ले सकते हैं, एंड कोशिश करिए 45 मिनट्स में आपका काम पूरा कवर अप यहाँ पे हो जाए। देन आती है बात सेक्शन डी की बेटा। सेक्शन डी है केस बेस्ड स्टडी। बहुत इजी होता है कई बार, बिकॉज हमारे पास में उसमें सब पार्ट्स में क्वेश्चन पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले ही पूछ लेते हैं कभी कभी। तो बेटा 20 मिनट में आपका सेक्शन डी हो जाना चाहिए, यानी कि 2 केस बेस्ड स्टडी है, एक केस बेस्ड स्टडी को 10 मिनट आपको देने हैं। देन सेक्शन ई बेटा 45 मिनट्स में आपका कवर अप हो जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको 3 बड़े बड़े आंसर्स लिखने हैं। हर आंसर लिखने के लिए आपने 15 मिनट का समय लिया, 45 मिनट्स आपके पास में यहाँ पे टोटल टाइम बचता है। ये सब हमने जब कवर अप कर लिया तो अभी हमारे पास में बच जाते हैं 10 से 15 मिनट। ये बचे हुए 10 से 15 मिनट में आप रीचेकिंग कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन लगता है कि भाई ये मैंने ठीक से नहीं लिखा है, या यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम बना के ऐड करना चाहता हूँ जिसमें कि ज्यादा टाइम लग सकता था,
आप वहां पर वो काम 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं, या फिर आप पूरे पेपर को चेक कर सकते हैं कि आपसे कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, कोई कीवर्ड छूट तो नहीं गया है, लाइंस बना सकते हैं। ये सब काम के लिए आप फाइनली फिनिशिंग के लिए 10 से 15 मिनट ले सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि पेपर हमारा प्रेजेंटेबल कैसे दिखे। यानी कि भाई जब भी आप कोई चीज खरीदने में जाते हैं मार्केट में, तो आप देखते हैं यार बड़ी सुंदर दिख रही है ये चीज, तो चलो मान लेते हैं कि हमने कोई ड्रेस लेने गए, तो ड्रेस अगर अच्छी दिखेगी, अपीलिंग दिखेगी, हम तुरंत ले लेंगे। ठीक है, या आप कोई शर्ट लेने गए तो ये बहुत स्मार्ट दिख रहा है इस डमी के ऊपर, तो मैं भी ये ले लेता हूं। तो प्रेजेंटेबल, ठीक है, प्रेजेंटेबिलिटी मैटर्स अ लॉट। और अगर आप अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बना के आएंगे, एग्जामिनर आपको मार्क्स देने में हेसिटेट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको प्रेजेंटेबल बनाना है अपने पेपर को, और उसके लिए बेटा सबसे पहली बात है, जो भी आप लिख रहे हैं नीटली लिखने की कोशिश करिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है अगर, तो आपके फुल मार्क्स नहीं आ सकते। आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगी। हैंडराइटिंग गंदी भी हो लेकिन आपके कीवर्ड्स लिखे हुए हो, आपने स्पेस दे दे के चीजें लिखी हो, आपने एक आंसर कंप्लीशन के बाद में एक लाइन छोड़ी है प्रॉपरली, फिर सेकंड आंसर आपने चालू किया है, आप अगर उसको प्रेजेंटेबल तरीके से लिख रहे हैं, चाहे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तब भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। एंड बच्चों, आपको डायग्राम जो भी बनाने हैं ना, वो एक शार्प पेंसिल से बनाने हैं। आप एक शार्पनर लेके जाइए, आगे पीछे वालों पे रिलाय मत करिएगा बहुत ज्यादा, बिकॉज पेपर के समय पलटते नहीं है लोग। ठीक है, तो आप अपना शार्पनर, अपना इरेजर, अपनी पेंसिल, अपना पूरा बॉक्स, जो पेंसिल बॉक्स, पेन बॉक्स जो भी बोलते हो, अब हम तो कंपास बोलते थे, आप क्या बोलते हो, तो वो आपको लेके जाना है। ठीक है, जहां पर भी आपने डायग्राम बनाना है, हमेशा अपनी पेंसिल को शार्प करके एक पॉइंटेड नीडल से, आपको शार्प नीडल से डायग्राम बनाना है। ठीक है, देन बेटा जब आप डायग्राम बना रहे हैं तो उसको लेबल करने के लिए आप रूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऐसा भी बोलूंगी कि लगता है यार बहुत टाइम हमारे पास में नहीं बचा है, तो बेटा ऐसे ही लगा देना लाइंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर समय बहुत ज्यादा है, पेपर इजी लग रहा है, तो अच्छे से प्रेजेंटेबल करने के लिए रूलर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, देन बेटा राइट साइड ऑफ पेपर पे लेबलिंग करनी होती है डायग्राम की, यानी कि डायग्राम बनाए तो सीधे हाथ पे जो डायग्राम की आपको लेबलिंग करनी है। ठीक है, पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आपसे, आपने उसका आंसर लिखा। बेटा मान लीजिए कि होमोलोगस ऑर्गन की डेफिनेशन आ गई, तो होमोलोगस ऑर्गन की डेफिनेशन में हम लिख रहे हैं सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेम एंसेस्ट्रल हिस्ट्री होती है, सिमिलर ओरिजिन होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, मैंने 4 बोले, इन पे आपको अंडरलाइन करनी है। तो बेसिकली आप कीवर्ड्स पे अंडरलाइन कर लेंगे, आप जो फ्रेज लिखते हैं उस पे भी अंडरलाइन कर सकते हैं। भाई फ्रेज क्या होता है, एग्जाम्पल पे लुइस पास्चर की थ्योरी देख लो, तो लुइस पास्चर की थ्योरी बोलती है ओमनीज वाइवम एक्स वीवो। ठीक है, तो बेटा ये फ्रेज है, इस पे आप अंडरलाइन करके आ सकते हैं। ठीक है, न्यू सेक्शन जो भी आप शुरू कर रहे हैं बेटा, वो नए पेज से करें, उससे क्या होता है कंफ्यूजन की परिस्थिति नहीं बनती है, और एग्जामिनर को भी पता पड़ता है कि आपने पेपर पूरा ठीक से अटेंड किया हुआ है। एंड बेटा जहां पर भी जरूरत है, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, डायग्राम्स बनाने से ना कतराएं। आप जितना डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे, जितना फ्लो चार्ट के फॉर्म में चीजों को लिखेंगे, जितना पॉइंटर्स के फॉर्म में आंसर्स को लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करेंगे, उतने ज्यादा मार्क्स आपको पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि एक बच्चे ने जब बनाया, ये सीबीएसई का टॉपर है, 2015 के आसपास का बच्चा है ये। आप देखिए बेटा, इसने क्या बहुत सुंदर हैंडराइटिंग लिखी हुई है। क्वेश्चन क्या हमारे सामने, मैच्योर डायग्राम बनाना है ह्यूमन स्पर्म का, 3 पार्ट लेबल करने, उन पार्ट के फंक्शन लिखने। इसने क्या किया, डायग्राम बनाया ह्यूमन स्पर्म का। बेटा आप देख पा रहे राइट हैंड लेबलिंग इस बच्चे ने की हुई है, और इसने रूलर लेकर के यहाँ पर पॉइंट बताया है। ठीक है, लेबलिंग में अब आप देख रहे हैं 3 पार्ट के लेबलिंग बोली, तो इसने शाणपत नहीं दिखाई, इसने चारों पार्ट लेबल कर सकता था, टेल में लिख देता, क्या जाता, पर 3 ही पार्ट लेबल के। क्वेश्चनर ने जितना पूछा उतना आप आंसर लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है बेटा। ठीक है, भले हमें ज्यादा आता हो। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर इसने 1-1-2-2 लाइन में उसके आंसर्स एक्सप्लेन किए हैं कि एक्रोसोम जो है वो एंजाइम्स को प्रोवाइड करवाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो देखो एंजाइम यहाँ पर क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये कीवर्ड हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोवाइड कराता है, टेल की मोटिलिटी के लिए प्रोवाइड कराता है, कीवर्ड हो गया। हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है भाई, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, एक्स या वाई क्रोमोसोम हो सकता है, जो कि सेक्स ऑफ चाइल्ड को डिटरमाइन करता है। कितना परफेक्ट तरीके से आंसर यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ किस चीज के मार्क्स कटेंगे, तो यहाँ पे फुल मार्क्स मिलना बहुत जायज है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स, यू हैव टू कंप्लीट योर पेपर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई एम रियली होपफुल कि आपको ये सारी की सारी बातों से बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को
अच्छे से क्रैक करने के लिए, तोड़ फोड़ के आने के लिए, 70 on 70 मार्क्स पूरे के पूरे ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर एग्जामिनेशन में आई वुड जस्ट बी रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, अपने आप का बेस्ट वर्जन आप रहें उस दिन। ऑल द बेस्ट, आई एम रियली होपफुल कि सभी बच्चों का एग्जाम बहुत बहुत अच्छा जाएगा। एंड बच्चों, आप अगर चाहते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए आपको मैं फुल सिलेबस का मैराथन प्रोवाइड कर दूं, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें कि यस मैम, वी नीड अ होल मैराथन फॉर द कंप्लीशन ऑफ बायोलॉजी syllabus before the board examination. Thank you so much. Have a great day.